this is me Kurutulan and you're watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. तो जी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद कि हमें बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रेंट आउट प्रॉपर्टी इन दुबई। तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग बनाया जाए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है काफ़ी सारे लोग दे आर मूविंग टू दुबई और ये जानना बहुत ज़रूरी है आने से पहले कि प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है और किस तरीके से आप प्रॉपर्टी लेके मूव इन हो सकते हैं। तो इस वजह से जी आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। और साथ साथ ही अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं इस टॉपिक को जी डिवाइड कर दूंगी 8 पॉइंट्स में। आपने इन तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनना है और आने से पहले आपने अपना पूरा माइंड बना के आना है कि हमने वहाँ जाके प्रॉपर्टी किस तरीके से रेंट आउट करनी है और कौन से पॉइंट्स पे जाके सबसे पहले हमने काम करना है और उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप फैमिली के साथ आके प्रॉपर्टी रेंट करेंगे या पहले आके प्रॉपर्टी रेंट करेंगे और बाद में अपनी फैमिली को बुलाएंगे। तो चलें जी चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। सो गाइस सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, दैट इज़ वर्क आउट हाउ मच यू कैन अफोर्ड एंड व्हाट यू नीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप अगर आएंगे और अपनी अफोर्डेबिलिटी से बढ़ के अगर आप कोई अपार्टमेंट लेंगे तो आपके लिए बाद में मुश्किलात होंगी। और अगर आपको ज़रूरत क्या है, मतलब आपकी एक छोटी फैमिली है तो आप को ज़रूरत है 1 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो आपने ले लिया है 2 बेड अपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी और अपनी ज़रूरत दोनों को देखना है ताकि आप सही डिसीजन कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अफोर्डेबिलिटी और नीड की बात इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे जी आपको दुबई के अंदर इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आपको 1 से 12 चेक देने पड़ते हैं और एडवांस में टू रेंट आउट अ प्रॉपर्टी। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस, हर बंदा यही करता है। मतलब कोई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है या ऑनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें आप एक ही चेक दे दें पूरे साल का, और कुछ लोग हैं जी वो लीनियंट होते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें ऐसे करें 3 चेक दे दें 4-4 महीने के। और कुछ लोग होते हैं कि जी वो कहते हैं हमें नहीं आप ऐसे करें 3-3 महीने का दे दें। और मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि जी अच्छा अभी मेरे पास अब इतने फंड्स नहीं हैं, मैं 4 महीने का, 3 महीने का या पूरे साल का एक साथ रेंट नहीं दे सकता, तो आप जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि जी मैं पर मंथ पे करना चाहता हूँ। या फिर आपका जो एजेंट है आप उसको बोलें कि जी आप मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ के दें कि जिसका पर मंथ रेंट हो, क्योंकि दैट इज़ कन्वीनियंट। तो उससे क्या है कि वैसे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो यही रिकमेंड करूँगी आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढें जो कि आप पर मंथ पे कर सकें, क्योंकि वो आपके लिए ईजी होता है पे करने। और किसी भी वक्त आपकी जॉब चली जाती है या आपको छोड़ना पड़ जाता है या आपको अपने मुल्क जाना पड़ जाता है तो आपके लिए इजी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरी भी बात बता दूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरे साल का, उस साल से पहले आप प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको 2 महीने का रेंट देना पड़ता है। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप आउट करने के साथ साथ, मतलब अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तो भी आपको 2 मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर इफ़ यू वांट कि मेरे से ये प्रॉपर्टी कोई और ले ले, रेंट आउट कर ले, आप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस केस में भी द सिचुएशन विल बी सेम कि आपको 2 मंथ्स का रेंट पे करना होगा। दिस इज़ द पेनल्टी। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट करते वक्त जी आपने बहुत ही वाइज तरीके से डिसीजन लेना है। और इस वजह से सबसे पहले आपने इस पॉइंट को रखना है कि हम अभी पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है, क्या अफोर्ड कर सकते हैं और ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आपने चलना है। तो जी अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज सर्च द राइट होम और सर्च द राइट अपार्टमेंट फॉर यू। अच्छा जी, उसके लिए अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जी आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली या आपके कोई कोलीग्स हैं जहाँ पे आपने जॉब अपनी आपकी ऑफ़र हुई हुई है, या फिर उसके अलावा जी आप अपना ऑनलाइन सर्च करें, मतलब लोगों से मशवरा लें, क्योंकि मशवरे लेने में आपकी हमेशा भलाई होती है। या फिर आप काम करें, आपने जो भी गूगल के ऊपर कम्युनिटी सर्च करनी है, अगर आपको वो अट्रैक्ट करती है, गो फिज़िकली ओवर देयर, चेक द फैसिलिटीज़, चेक द पार्क्स, सारी कम्युनिटी को चेक करें। अगर आपने मस्जिद देखनी है, बच्चों का स्कूल देखना है,
तुम्हें पार्क देखना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखनी है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कम्युनिटी को चूज़ करते वक्त। क्योंकि जब आप एक दफ़ा ये कम्युनिटी चूज़ कर लेंगे तो साल से पहले आप मूव कर नहीं सकते। और चाहे साल से पहले मूव होने के अलावा मतलब आप साल 2 साल, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स भी इतनी ईजी नहीं होती हैं, आपको बार बार मूव करने में अच्छी खासी कॉस्ट आती है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गई, आपकी रीलोकेशन की कॉस्ट हो गई। तो इस वजह से आपने जो भी घर लेना है आपने उसके ऊपर पूरे तरीके से सर्च कर लेनी है, आसपास के लोगों से, दोस्तों से, फैमिली से, कोलीग से, या फिर आपने जी ऑनलाइन सर्च भी करनी है। उसके बाद आपने एक ऐसा एजेंट चूज़ करना है जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हो और बाद में वो अगर आपका कोई इशू हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और सबसे पहले आपने एजेंट को अपनी डिमांड बता देनी है और अपना बजट बता देना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उससे आपने ये भी पूछ लेना है कि जी फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को, इसकी मेंटेनेंस को कौन हैंडल कर रहा है, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो कि कंपनीज़ कुछ होती हैं जो कि कंपनीज़ इनकी मेंटेनेंस को मैनेज कर रही होती हैं, कुछ लैंडलॉर्ड ख़ुद कर रहे होते हैं। एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि लैंडलॉर्ड ख़ुद कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको करा के दे या ना करा के दे। लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं कि ऐसी कंपनी को आप मतलब वहाँ पे सारा बातचीत करके कंफर्म कर लें, कल को आपकी कोई मेंटेनेंस का इशू हो जाता है तो आप कॉल करें तो आपका काम ईजिली हो जाए, ये ना हो कि आपको उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े। वैसे तो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें आपको मेंटेनेंस की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है और कुछ होती हैं जहाँ पे आपकी मेंटेनेंस फ्री होती है। तो वैसे अगर आपने बजट फ्रेंडली साइड पे जाना है तो कोशिश करें कि आप मेंटेनेंस फ्री बिल्डिंग्स को ढूंढें ताकि आपका वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट में कमी आ सके। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपका एजेंट है हु गेव यू द प्रॉपर्टी, जिसके साथ आपने प्रॉपर्टी सिलेक्शन की है, ही और शी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर फॉर द मेंटेनेंस इश्यूज़। तो इस वजह से आपने इस इशू को या इस टॉपिक को लाजमी मेक श्योर कर लेना है कि हम जो प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस इन फ्यूचर। ये आपने अपने एजेंट से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो जी आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे जी आपको जो पॉइंट नंबर 3 है दैट इज़ कि आप सेम प्रॉपर्टी को डिफरेंट एजेंट्स के साथ उसको देखने के लिए ना जाएं। उसकी रीज़न ये है कि आप वैसे देखने अगर चले भी जाते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट यू नो द डिफरेंट एजेंट्स दे विल गिव योर इन्फॉर्मेशन टू द सेम लैंडलॉर्ड। तो वो वहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा, एक वो फेक वाली एक फीलिंग आएगी। तो इस वजह से जी आपने एक अच्छा एजेंट स्टार्ट से ही चूज़ करके तो यू हैव टू स्टिक विद दैट एजेंट ताकि आपकी प्रोफाइल पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। After making the right choice of your apartment or your home, then the time comes for making an offer। तो जी ये जो ऑफ़र वाला एक पॉइंट है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो आप पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने लैंडलॉर्ड के साथ वो फिर आपके लिए पूरा साल आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। क्योंकि हम लोग कई दफ़ा प्रॉपर्टी लेते वक्त कुछ पॉइंट्स को मिक्स कर देते हैं और अपने लैंडलॉर्ड से या कंपनी से उनसे हम क्लियर नहीं करते कुछ बातें जो कि आगे चल के हमारे लिए ट्रबल मेकर बनती हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कुछ। एक तो सबसे पहले आपने जी रेंट के ऊपर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करनी है। आप देखें अगर नेगोशिएट कर रहे हैं वो तो इट्स गुड। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर यहाँ पे रेंट फिक्स्ड होते हैं, दे विल नॉट लेस द रेंट जो कि वहाँ पे आपको ऑफ़र किया जाता है उतना ही रहता है। लेकिन फिर भी आप बात कर लें, क्या पता आपका रेंट थोड़ा बहुत कम हो जाए। और उसके बाद जी आपने अपनी प्राइस ऑफ़र कर देनी है और आपको जो फ़ायदा अगर हो सकता है रेंट कम होने पर दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चेक्स, कि अगर आप कम चेक पे करेंगे तो आपका रेंट कम हो सकता है। और अगर आप लमसम अमाउंट पे करेंगे तो शायद आपका रेंट और कम हो जाए। कि मतलब अगर आप एक चेक पूरा आपके पास पैसे हैं, इतने फंड्स हैं, आप पूरे साल का एक ही चेक दे देंगे तो आपका रेंट कम हो जाएगा। और अगर आप 2 चेक करेंगे तो भी आपका रेंट कम होगा। तो इस वजह से एक तो इस टॉपिक को आपने लाजमी देखना है। और दूसरा जी आपने ये देख लेना है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने पेट्स को नहीं रखने देना है, या फिर जो है वो फर्निश्ड अनफर्निश्ड का आपने देख लेना है, गार्डन की मेंटेनेंस अगर घर है तो वो आपने देख लेना है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जैसे ही दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ एग्री हो जाएंगी, रेंटर और लैंडलॉर्ड, तो जी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनने का वक्त हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले और कीज़ हैंड ओवर होने से पहले आपके चेक्स क्लियर होना ज़रूरी है। और आपका इस वजह से आगे मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का भी बताने लगी हूँ। आपका चेक क्लियर्स होंगे तो उसके बाद ही ये आपको कीज़ हैंड ओवर करेंगे और
चेक बनाते वक्त जो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपने लैंडलॉर्ड के साथ ये बात तय कर लेनी है कि आई विल पे द रेंट ऑन दिस डेट, जो कि आपने सोचना है कि मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, मुझे किस डेट को मेरी तनख्वाह मिल रही है, किस डेट में मेरे अकाउंट में आ रही है। तो उस हिसाब से जी आपने वो पॉइंट्स भी लाजमी याद रखने कि आपने उस डेट से आपने चाहे 3-4 दिन बाद में ही आपने उनको कहना है कि जी आपने ये चेक कैश कराना है या फिर बैंक में डालना है, तो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब जी आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत है। तो जी डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले जी आपको जो ज़रूरत है वो दैट इज़ आपका पासपोर्ट की कॉपी, उसके बाद आपका रेजिडेंट वीज़ा, उसके बाद जी आपकी एमिरेट्स आईडी और उसके बाद आपकी चेकबुक। तो इसके बाद जी ये तमाम जब आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो आपका इजारी बनेगा। इजारी बनने के बाद जी आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो आपको कीज़ हैंड ओवर कर देंगे। कीज़ हैंड ओवर करने के बाद जी आ जाता है दीवा की बारी, जो कि वाटर एंड इलेक्ट्रिक का मैं अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो फिर जाके आपको जी उसकी पेमेंट करनी होगी और जैसे ही वो पेमेंट होगी विदिन 24 आवर्स आपका दीवा एक्टिव हो जाएगा, आपके घर में इलेक्ट्रिक और वाटर आ जाएगा। अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए 2000 उसकी फ़ी है दीवा की और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, और अगर आप घर ले रहे हैं, विला ले रहे हैं, तो उसके लिए 4000 दिरहम होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जी ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में दे दी है, तो आपने इन पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है और इसके लिए प्रिपेयर होकर आना है। तो जी अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।